दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। हमारे और आपके घरों में नौजवान हैं, नौजवान जो काम करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद पाना चाहते हैं, अपने घरों को समृद्ध करना चाहते हैं और इसी क्रम में अपने सबसे बड़े घर देश को। लेकिन क्या वो ऐसा कर पा रहे हैं? क्या उन्हें नौकरियां मिल रही हैं? क्या उन्हें पर्याप्त मौके मिल रहे हैं? और जो मौके मिल रहे हैं क्या वो सही समय पर मिल रहे हैं? क्या हाल है सरकारी नौकरियों का? कहाँ दिक्कत आ रही है हमारे नौजवानों को? आज के शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये ललन टॉप शो है। शो में आज और क्या बात होगी? कोरोना के इलाज और वैक्सीन को लेकर दो ऐसी खबरें आई हैं जो चिंता बढ़ाने वाली हैं, इस पर बात करेंगे। भारत और चीन के झगड़े पर, सुशांत और रिया केस के अपडेट पर, यह भी बताएंगे कि एक और टीवी एक्ट्रेस ने क्यों खुदकुशी कर ली। लेकिन तफसील से बात होगी उस 65% आबादी की जिस पर गर्व हमारे नेता करते हैं, लेकिन इनके सवाल सरकारों को चुभते हैं। आखिरी में ये भी बताएंगे कि किस तरह से शिवसेना बदला लेने पर उतारू है और कंगना रनौत के ऑफिस को क्यों तोड़ दिया, क्या है अंदर की कहानी। लेकिन सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो देखिए। पेंटिंग करते हो, गाना गाते हो, पेंटिंग करते हैं। खेल कूद में भाग लेते हो। नहीं, पेंटिंग करते हैं। क्या बना है पेंटिंग में अब तक? अच्छे से अच्छा कौन सा पेंटिंग बनाया? भैया का चित्र फ्रेम बनाती बनाई। होगी। फ्रेम बनाई थी मैंने। अच्छा, अर्चना जी, आपके जी ना। पतिदेव क्या करते हैं? जी सर, वो पहले ठेला चलाते थे, सब्जी का ही ठेला लगाते थे सर। पर अभी मतलब थोड़ी तबीयत खराब, स्वास्थ्य सही होने के ना कारण है ना, वो घर में ही रहते सर अभी। तो सारा कारोबार आपने संभाल लिया? जी तो सर। घर भी संभालती हो और टिकी सेंटर भी संभालती हो। जी। देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे से लगभग हर दिन नकारात्मक खबरें आती हैं। जीडीपी लगभग 24% सिकुड़ गई। नौकरियों का सवाल है, शायद इसलिए अब सरकार के स्तर पर कुछ हरकत दिख रही है। इसी कोशिश में आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से बात की। उन लोगों से जो सड़क किनारे छोटी छोटी दुकान चलाते हैं, ठेला लगाते हैं। किस बारे में बात की प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ये योजना 20 लाख करोड़ वाले पैकेज का हिस्सा थी। लॉकडाउन के दौरान 1 जून को लॉन्च की गई थी ताकि स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को आर्थिक मदद दी जा सके। इसमें योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन मिलता है। प्रधानमंत्री आज जायजा ले रहे थे कि 10,000 वाली योजना से लोगों की जिंदगी कितनी बदल गई। कितना बदला, आपको जब भी कोई रेहड़ी पटरी वाला दिखे तो जरूर पूछिएगा। बाकी आंकड़े तो सबके सामने हैं ही। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में हमेशा की तरह कोरोना के अपडेट। देश में बुधवार को कोरोना के 89,706 नए मामले सामने आए। कुल मामले अब हो गए हैं 43,70,128। पिछले 24 घंटों में 1,115 लोगों की मौत हुई। करीब 34 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं अब तक। एक और अपडेट है, कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी, इसका खूब जिक्र हो रहा था, खूब इस्तेमाल हो रहा था। इस पर एक खबर है, आईसीएमआर ने कोरोना मरीजों को दी जा रही प्लाज्मा थेरेपी पर स्टडी की, जिसके नतीजे निराश करने वाले हैं। स्टडी के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी थोड़े से भी गंभीर लक्षण वाले कोरोना मरीजों में मौत के खतरे को कम नहीं कर पा रही, यानी मरीजों में खतरा बना है। इसके अलावा ये थेरेपी इन्फेक्शन को भी बढ़ने से नहीं रोक पा रही। आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी की स्टडी के लिए जो ट्रायल किया उसे प्लासिड का नाम दिया गया। 22 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच 39 जगहों पर प्लासिड ट्रायल में 1,210 मरीजों की जांच हुई। ट्रायल में जिन मरीजों का इलाज सिर्फ कोरोना वायरस के लिए दी जाने वाली दवाओं से किया जा रहा था, उनकी तुलना दवाओं के साथ प्लाज्मा थेरेपी भी दिए जाने वाले मरीजों से की गई और नतीजे अच्छे नहीं हैं। कई ऐसे भी केस देश में सामने आए जिसमें एंटीबॉडी बनने के 1-2 महीने बाद फिर से कोरोना का संक्रमण हो गया। हमें उम्मीद थी कि ये सब थमेगा जब वैक्सीन आएगी। सबसे ज़्यादा वैक्सीन के चर्चे कहाँ के थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के। लेकिन उसके मोर्चे से भी आज निराश करने वाली खबर आई। वैक्सीन की वजह से 3 लोग बीमार पड़ गए, जिसके बाद ट्रायल फिलहाल के लिए रोक दिया गया है।
अगली सुर्खी, लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम होगा या नहीं, इसके लिए रूस में होने वाली एक बैठक पर सबकी नजर है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए रूस की राजधानी मॉस्को में है। विदेश मंत्री 9 और 10 सितंबर को एससीओ की बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें लद्दाख वाले झगड़े पर बात होगी। लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिण में नया तनाव शुरू होने के बाद रूस में ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री की भी बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। आमतौर पर चीन का मसला भारत का विदेश मंत्रालय ही हैंडल करता है, इसलिए अब चीन के साथ जो विदेश मंत्रियों वाली बैठक है उसमें तनाव कम करने पर जो बातचीत हो रही है उस पर सबकी नजर रहेगी। जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव होना है। बुधवार को एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के सांसद और जेडीयू के नेता हरिवंश नारायण सिंह ने अपना नामांकन भर दिया। इससे पहले भी हरिवंश नारायण उपसभापति थे। राज्यसभा में एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, इसलिए उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन खबरें हैं कि विपक्षी पार्टियां भी उम्मीदवार खड़ा करना चाहती हैं ताकि बिना फाइट के नतीजा ना आए। सूत्रों वाली खबरों के मुताबिक डीएमके का कोई सांसद विपक्ष का उम्मीदवार हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव है। ये चुनाव 14 सितंबर को होगा और इसके लिए बीजेपी ने अपने राज्यसभा के सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। 14 सितंबर को सदन में मौजूद रहने को कह दिया है। हरिवंश पहले पत्रकार थे, अब सांसद हैं और अपनी पठन पाठन की गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। बिहार में जल्द चुनाव हैं तो इसको भी उस चीज़ के साथ जोड़ा जा रहा है। जेडीयू बीजेपी की साझेदार है, एनडीए में है, हालांकि उसके कोटे से कोई मंत्री नहीं है। अगली सुर्खी, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को कल गिरफ्तार करने के बाद आज मुंबई की बायकुला महिला जेल में भेज दिया गया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 22 सितंबर तक के लिए जेल भेजा गया। इस बीच उनके वकील जमानत के लिए भी कोशिश करते दिखे। एनसीबी ने कल कोर्ट में रिया की हिरासत के लिए दी अर्जी में कहा था कि वो ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव सदस्य हैं और वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स को फाइनेंस करती थी। अगली सुर्खी, सुशांत के बाद एक टीवी इंडस्ट्री से और सुसाइड की खबर आई है। तेलुगु टीवी एक्ट्रेस श्रवणी कांडपल्ली ने मंगलवार रात अपने फ्लैट में कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी। वो 26 साल की थी। इस एक्ट्रेस ने अपने 8 साल के करियर में कई टीवी शोज में काम किया था। परिवार ने एक्ट्रेस की मौत के पीछे किसी गड़बड़ी का शक जताया है। मीडिया से बातचीत में एक्ट्रेस के भाई ने किसी देवराज नाम के शख्स पर एक्ट्रेस श्रवणी के ऊपर पैसों का दबाव बनाने का आरोप लगाया। देवराज श्रवणी का दोस्त बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये थी सुर्खियां, अब बड़ी खबर की बारी है। देश में 35 साल से कम उम्र की आबादी 65% है। ये आंकड़ा मुझे ज़बानी इसलिए याद रहता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में ये बात कहते हैं, और ये भी कि इस बात का उन्हें कितना गर्व है। आबादी युवा तो देश युवा, तरक्की की अपार संभावनाएं। लेकिन अब यही लाखों युवा हर रोज फेसबुक ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर वीडियो डालकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हम पर गुरूर तो करते हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुनते। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब वाले वीडियोस पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक आते हैं। इस नापसंदगी की वजह है देश के वही करोड़ों छात्र जिनको सरकार से कुछ उम्मीदें थी या हैं, लेकिन वो टूट रही हैं। युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? रोज़गार की। और रोज़गार वाले मसले पर ही अक्सर ट्विटर पर ये युवा सरकार के खिलाफ ट्रेंड चलाते नजर आ रहे हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कभी 5 तारीख को 5 मिनट थाली और ताली की बात करते हैं, कभी 9 तारीख को 9 मिनट दीप जलाने वाले कार्यक्रम रखते हैं। आपकी दिक्कत, आपके बच्चों की दिक्कत सरकार सुने या ना सुने, हम सुनेंगे। हमें आपसे हमदर्दी है, आपके भविष्य की चिंता है, और इसलिए आज का शो हमने आपके इन ज़रूरी मुद्दों पर बात करने के लिए रखा है ताकि सरकारें संज्ञान लें। क्यों नाराज़ हैं छात्र? एक एक करके हर मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात IBPS PO वाले छात्रों की। नीट जेईई के छात्रों ने परीक्षा रद्द करने को लेकर लंबा अभियान चलाया, हम जानते हैं। अब बैंकिंग की एक बड़ी परीक्षा को लेकर स्टूडेंट परेशान हैं, लगातार सरकार को ट्वीट कर रहे हैं। परेशानी किस बात की है? छात्रों ने हमें बताया कि IBPS PO परीक्षा के लिए 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड निकाले गए, यानी परीक्षा के लिए सिर्फ 3 दिन पहले जानकारी दी गई। विस्तार से बात समझते हैं। देश भर में बैंक से जुड़े कर्मचारियों के लिए एग्जाम करने का जिम्मा जो है वो IBPS के पास है। फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अलग अलग सर्विसेज के लिए इंस्टीट्यूट कैंडिडेट का चयन करने के लिए एग्जाम कराता है। हर साल लाखों छात्र IBPS के एग्जाम में बैठते हैं। इन्हीं में से एक एग्जाम बैंक PO या प्रोबेशनरी ऑफिसर का होता है।
बैंकिंग सर्विस में डायरेक्ट सिलेक्शन से होने वाला ये सबसे बड़ा पद होता है। इसके ऊपर के बैंक अधिकारी या तो प्रमोट होकर या रैंकर एग्जाम के जरिए ऊंचे पदों पर जाते हैं। IBPS हर राज्य के बैंकों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकालता है। मिसाल के तौर पर अगर MP में PO की 2000 वैकेंसी है तो इसका अलग से फॉर्म निकलता है, राजस्थान के लिए अलग से। ये एग्ज़ाम पूरे देश में कोई भी प्रतिभागी दे सकता है, यानी महाराष्ट्र वाला बिहार में जाकर एग्ज़ाम दे सकता है, UP वाला केरल में जाकर। हर साल अन्य राज्यों के स्टूडेंट भारी संख्या में दूसरे राज्यों में एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन हर बार का मामला UP में आयोजित होने वाली IBPS के प्री एग्ज़ाम को लेकर है। इस बार PO के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू मिलाकर 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है। इसके जरिए देश भर में PO और दूसरे 6000 से ज़्यादा पदों को भरा जाना है। इनमें सबसे ज़्यादा 700 वैकेंसी UP में है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने UP में एग्ज़ाम देने में रुचि दिखाई। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ UP में ही तकरीबन 2 लाख और देश भर में 5 लाख स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये एग्ज़ाम 12, 13, 19 और 26 सितंबर को होंगे। अक्सर ज़्यादा कैंडिडेट्स होने की वजह से 2 वीकेंड पर एग्ज़ाम रखे जाते हैं। अब स्टूडेंट कह रहे हैं 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर एग्ज़ाम के बारे में बताया गया, तो हम एग्ज़ाम सेंटर पर कैसे पहुँचें? ट्रेनें अभी नियमित रूप से नहीं चल रही। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट से ललन टॉप ने बात की। मैंने IBPS RPO का फॉर्म UP से भरा है क्योंकि झारखंड में एक भी सीट अवेलेबल नहीं थे। सर, IBPS ने 7 सितंबर को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो 12 और 13 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम को कैंसिल करते हैं। सर, लेकिन 8 सितंबर को उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया और कहा कि वो एग्ज़ाम कराने में सामर्थ्य हैं। सर, एग्ज़ाम से जस्ट 3 दिन पहले उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स इस कोरोना काल में 700-800 किलोमीटर की ट्रैवल करें, और वो करने के लिए स्टूडेंट्स रेडी भी हैं, लेकिन हमारे लिए सीट्स ही अवेलेबल नहीं है। सर, हम पीयूष गोयल सर से मांग करते हैं कि ट्रेन सर्विस पूरी तरह से खोली जाए ताकि हम सेंटर तक पहुंच सकें और एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम देने के लिए कई राज्यों से छात्र आते हैं और हर राज्य कोरोना को लेकर अलग अलग किस्म की पाबंदियां लगा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की ये दलील वाजिब लगती है कि एग्ज़ाम से सिर्फ 72 घंटे पहले एडमिट कार्ड निकाले गए और परीक्षा की तारीख बताई गई, तो वो अपना इंतज़ाम ट्रांसपोर्ट का कैसे करें? याद रखिए, ये कुछ शहरों के बीच का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, अलग अलग राज्यों में यात्रा का मामला है। IBPS वाली परीक्षा समस्याओं का एक हिस्सा भर है। सोशल मीडिया पर कई दिनों की सक्रियता के बाद रेलवे और SSC की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हुआ, हमने आपको बताया था। लेकिन अब भी कई परीक्षाएं हैं जो अटकी हैं। कोरोना के बहाने सरकारों ने नियुक्तियां देने का प्रोसेस भी अटका दिया है। इनमें से एक है UP में 69,000 शिक्षकों की भर्ती। दिसंबर 2018 में UP की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली। 6 जनवरी 2019 को करीब 4 लाख कैंडिडेट्स ने लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया। एक दिन बाद सरकार की तरफ से कट ऑफ मार्क्स की घोषणा हुई। कट ऑफ मार्क्स के खिलाफ अभ्यर्थियों का एक धड़ा हाईकोर्ट में गया। 6 मई 2020 को हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा तय कट ऑफ पर ही 90 दिन के भीतर भर्ती कराने का आदेश दिया, लेकिन भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई है। नेताओं के जुमलों में जिन युवाओं का जिक्र आता है, वो 2 बरस से UP में नौकरी की उम्मीद लिए बैठे हैं। सरकार के स्तर पर कोई हलचल नौकरी देने के लिए नहीं दिख रही। एक और नौकरी की बात कर लेते हैं। 2018 में UP अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UP SSSC ने एक भर्ती निकाली। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527, ग्राम विकास अधिकारी के 362 और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64, कुल मिलाकर 1952 पदों के लिए आवेदन मांगे गए, फॉर्म भराए गए। 22 से 23 दिसंबर को परीक्षा हुई। 28 अगस्त 2019 को रिजल्ट आया। यहाँ तक सब ठीक रहा। अब लिखित परीक्षा में जो परीक्षार्थी पास हुए अभ्यर्थी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, जिसके बाद सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलती, भर्ती की प्रक्रिया खत्म होती। लेकिन रिजल्ट आए लगभग साल भर हो गया, अब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। भर्ती पूरे होने की बात तो दूर की बात, छात्रों के पास अब सिर्फ एक ही बात बचती है कि सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालें, अपना आक्रोश व्यक्त करें। बात सिर्फ UP की नहीं है, राजस्थान की भी सुन लीजिए। यहाँ की अशोक गहलोत सरकार ने 19,515 पदों के लिए भर्ती निकाली। ये भर्ती प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 लोअर क्लर्क लगाने के लिए निकाली गई। मनरेगा, जलगृह, स्वच्छ भारत मिशन जैसे विभागों में संविदा पर काम करने वालों को इस भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस देने का फैसला हुआ। भर्ती पूरी हुई। 7,755 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली। इस बीच कुछ अभ्यर्थी बोनस अंकों के खिलाफ हाईकोर्ट गए। बाद में कोर्ट से मामला सुलझा तो सरकार ने भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस की सरकार में निकली भर्ती के बाद 5 साल बीजेपी ने शासन किया, फिर गहलोत की सरकार आई, अब तक बचे हुए पदों पर नियुक्ति नहीं की गई। धरना प्रदर्शन होता है, सरकारें आश्वासन देती हैं, फिर भूल जाती हैं। देश के युवाओं के लिए अब यही काम रह गया है,
हर दिन ट्विटर फेसबुक पर बैठकर सरकारों को याद दिलाएं, पत्रकारों को ईमेल करें, बार बार कहें कि हमने नौकरी का फॉर्म भरा है, हमें नौकरी दे दीजिए, हमारा इम्तिहान ले लीजिए, हमारी भर्ती शुरू करवा दीजिए और जब इम्तिहान लीजिए तो सम्यक ढंग से लीजिए। सियासत भी हो रही है, विपक्ष इन मुद्दों को अब लपक रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने रोजगार की लड़ाई में युवाओं का साथ दिया और एक वीडियो बयान जारी किया। पर प्रियंका गांधी से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में नौकरियों का क्या हाल है, क्योंकि वहां तो उनके सिपह सालारों की सरकार है। जहां विपक्षियों की है वहां तो सवाल पूछ लिया, लेकिन अपने पक्ष पर कौन बात करेगा। अभी हमने आपको राजस्थान का उदाहरण दिया। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारों तक छात्रों की बात पहुंचेगी। रेहड़ी पटरी वालों की तरह किसी दिन प्रधानमंत्री युवाओं से भी बात करेंगे, उनकी चिंताओं को बड़ा कम नहीं करेंगे। जब कोई सरकार किसी नागरिक से बदला लेने पर उतारू हो जाए तो क्या कर सकती है, इसका एक जवाब इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी के बुलडोजर और हथौड़े चल रहे हैं। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में पाली हिल रोड पर कंगना रनौत का दफ्तर था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब दफ्तर नहीं, सिर्फ मलबा है। 8 महीने पहले कंगना रनौत ने मणिकर्णिका फिल्म्स नाम से यहां दफ्तर बनाया था। लागत बताई गई 48 करोड़, जिसे बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी ने मलबे में तब्दील कर दिया। तोड़ने से पहले दफ्तर कैसा था, उसकी ये तस्वीरें कंगना रनौत ने साझा की हैं। अब इस आलीशान दफ्तर को ढहा दिया गया। दफ्तर ढहाने की तस्वीरों के साथ कंगना लगातार बीएमसी पर खींच निकाल रही थी। पुलिस और बीएमसी वालों को उन्होंने बाबर की सेना लिखा, मुंबई को पीओके फिर से बताया और डिमोलिशन को लोकतंत्र की हत्या बताया। एक ट्वीट में कंगना ने लिखा कि ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास खुद को दोहराएगा। राम मंदिर टूटेगा, लेकिन याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। कंगना क्या कहती हैं, क्या ट्वीट करती हैं, उससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं। उनसे पॉलिटिकली अनकरेक्ट ट्वीट पर सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आज सवाल बीएमसी की इस कार्रवाई पर होना चाहिए। कंगना का दफ्तर क्यों ढहाया गया? क्योंकि बीएमसी को अचानक लगा कि दफ्तर में जरूर कुछ कमियां होंगी, तो बीएमसी ने सर्वे करके कंगना को नोटिस भेज दिया। जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया। बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि हमने कंगना को 24 घंटे का वक्त दिया, लेकिन जवाब नहीं मिला। जबकि कंगना ने कहा कि मैं शहर में नहीं हूं, वापस आकर जवाब दूंगी। लेकिन आगे की कार्रवाई बीएमसी ने शुरू कर दी। कंगना के दफ्तर में क्या खामियां मिली बीएमसी को कि 24 घंटे में ढहाना जरूरी हो गया, वरना मुंबई की सुरक्षा गोया खतरे में आ जाती। खामियां बता देते हैं पहले आपको। बीएमसी के मुताबिक दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल में कई अवैध स्ट्रक्चर बनाए गए। ग्राउंड फ्लोर पर एक टॉयलेट की जगह को ऑफिस केबिन में तब्दील किया गया। ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर की जगह किचन बना लिया। सीढ़ियों के पास टॉयलेट बनाया। इसके अलावा बिना परमिशन पार्किंग में भी टॉयलेट बनाए गए। ग्राउंड फ्लोर पर पेंट्री बनाई गई। लकड़ी के पार्टीशन से ग्राउंड फ्लोर पर कैबिन और मीटिंग रूम बनाए गए। मेन एंट्रेंस गेट की पोजीशन बदली गई और इसी तरह की 2-4 और कमियां। और क्योंकि बीएमसी के हिसाब से ये बहुत बड़ी कमियां थी, इसलिए दफ्तर को फौरन ढहाया जाना जरूरी था। कमियों वाली लिस्ट देखकर समझ आता है कि दफ्तर का जैसा प्लान बीएमसी को दिया गया था, उसमें कुछ डिजाइनिंग के लेवल पर बदलाव है। ऐसी कमियां मुंबई ही क्या, किसी भी शहर की लगभग हर इमारत में मिल जाएंगी। हजारों इमारतों में इस तरह के केसेस होते हैं, करेक्शन होता है, सीमित मात्रा में तोड़फोड़ होती है। लेकिन कंगना के दफ्तर में इन डिजाइनिंग वाले बदलावों ने शिवसेना और बीएमसी को बदला लेने का मौका दे दिया। बदले वाली बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना और कंगना रनौत का झगड़ा चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना रनौत तरह तरह के ट्वीट्स कर रही हैं। कभी किसी को आरोपी बताती हैं, कभी किसी को, कभी नेपोटिज्म का जिक्र करती हैं, कभी ड्रग्स का। उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाए और कह दिया कि मुंबई तो पीओके की तरह मुंबई की जो पुलिस है वो बर्ताव कर रही है। इसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का कंगना से ट्विटर पर झगड़ा शुरू हो गया। शिवसेना के नेताओं ने धमकियां दी कि कंगना मुंबई तो आकर दिखाएं। इस पर कंगना को नरेंद्र मोदी सरकार का साथ मिला। केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी और कंगना आज कड़ी सुरक्षा के बीच मनाली से चंडीगढ़ होते हुए मुंबई पहुंच भी गई। लेकिन उनके आने से पहले ही मुंबई में बीएमसी ने उनके दफ्तर को गिरा दिया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है।
और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। ये कार्रवाई विशुद्ध राजनीतिक लगती है। अगर बीएमसी को मुंबई की इमारतों की इतनी ही चिंता होती तो सैकड़ों लोगों की जानें बच जाती। मुंबई में पिछले 5 वर्षों में इमारतें गिरने के 1472 मामले सामने आए। इनमें 106 लोगों की मौत हुई, 344 जख्मी हुए। इन सब मामलों में बीएमसी पर सवाल उठते हैं, हादसों के बाद भी उठते हैं, आज भी उठेंगे। कंगना वाले केस में कोई बीएमसी की सजगता नहीं है, ये ऊपर वाले आदेशों की अनुपालना है। और ऐसा भी नहीं कि इस तरह की कार्रवाई पहली बार हुई हो या इसी सरकार ने की हो। बीजेपी कंगना का दफ्तर तोड़ने पर सवाल उठा रही है, लेकिन इस तरह के आरोपों से बीजेपी सरकारें भी पाक साफ नहीं रही, नहीं बची। उद्धव ठाकरे से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। तब शाहरुख खान ने मोदी सरकार में डर लगने वाला बयान दिया था, तो उसके बाद बीजेपी बदला लेने की मूड में थी। और कैसे बदला लिया गया? शाहरुख के बंगले के पास कुछ तोड़फोड़ करके। बांद्रा में शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर एक रैंप था जो बरसों पहले बनाया गया था। उस रैंप पर आकर अक्सर शाहरुख फैंस को झलक देते थे, लेकिन इस बयान के बाद 2015 में बीएमसी को एहसास हुआ कि रैंप गैरकानूनी है। 2015 में बीजेपी की सांसद पूनम महाजन ने बीएमसी को रैंप गिराने के लिए चिट्ठी लिखी और बीएमसी वाले तो जैसे तोड़ने के लिए तैयार बैठे थे, तुरंत हथौड़ा चला दिया। उसी तरह की कार्रवाई अब कंगना के खिलाफ हो रही है। आज महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद में कंगना के खिलाफ मुंबई को पीओके बताने वाले बयान पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव यानी प्रिविलेज ब्रीच मोशन भी लाया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सदन में कंगना के बयान की निंदा की। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन प्रस्ताव लाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अशोभनीय भाषा इस्तेमाल करने और बेबुनियाद आरोप लगाने के आरोप में उद्धव ठाकरे के ऊपर यह प्रस्ताव लाया गया। इन प्रस्तावों की वजह से आज महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा भी हुआ। बीजेपी ने यह कहकर प्रस्ताव का विरोध किया कि कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। विशेषाधिकार हनन का दोषी पाए जाने पर सदन को किसी भी नागरिक को सजा देने का हक होता है और इसलिए इस पर इतनी रार मची है। सरकारों का काम बदला लेना नहीं होता, बिना भेदभाव के राजधर्म निभाना होता है। इसलिए इस तरह की कार्रवाइयों को स्वीकार्यता नहीं मिलनी चाहिए जैसी बीएमसी ने की है। बाकी सदन की कार्रवाई पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सदन खुद अपने निर्शील विवेक से तय करे कि कौन सा विशेषाधिकार है जिसका हनन हुआ है और उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। और सदन के ऊपर देश का संविधान है, कोर्ट है, वो भी इस मामले पर अपनी राय रखेंगी, अपना एक्शन लेंगी। लेकिन बीएमसी की कार्रवाई साफ तौर पर पॉलिटिकल वेंडेटा लगती है, अपरपक्वता लगती है और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के शब्दों में कहें तो गैर जरूरी लगती है। सियासत है, आपके नाम पर होती है, सब अपना अपना हित साधते हैं। इसलिए आपको विचार करना चाहिए कि ये कौन सी सियासत है जो हमारे सामने है। और खबरों की दुनिया कैसी हो गई है आप जानते ही हैं। खबर देते लेते रहेंगे। आज के शो में इतना ही। आज पंजाबी भाषा के जनकवि अवतार सिंह संधू पाश का जन्मदिन है। इस मौके पर उनकी कविता मैं अब विदा लेता हूं का एक टुकड़ा विदा लेने से पहले। मेरी दोस्त, हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं और चांदनी में पगे हुए ईख के सूखे पत्तों के ढेर पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगीतमय होता है। हाँ, यह हमें याद रखना होगा क्योंकि जब दिल की जेबों में कुछ नहीं होता, याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।